आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। आशा करता हूँ साथियों आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे होंगे, अपने अध्ययन में बहुत ही अच्छे तरीके से जुटे होंगे। सीटेट 2022 की जो परीक्षा है वो अत्यंत निकट है, समय आपके पास कम है और हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको आरंभ सीरीज CDP से संबंधित प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज की एपिसोड के जो 20 प्रश्न हैं उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके अपने मोबाइल पर दिखेगी, मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वीडियो का, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण कैसे करता है? तो शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण कैसे करते हैं? संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा करते हैं, क्योंकि यही अवस्था है और इसी से हम रिलेट करके ये आंसर हमारा सही होगा कि जो बालक है, शिशु है, तो वो संवेगों के द्वारा और गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा जो उसकी बॉडीली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा वो अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। ये शिशुओं के संबंध में कहा गया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिगम प्रभावित होता है? अधिगम किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। जी हाँ, प्रभावित होता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध से भी प्रभावित होता है और दूसरों के संप्रेषण से भी प्रभावित होता है, अर्थात आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो गैंग एज जिसमें बच्चे समूह बना करके घूमते हैं या अपने मित्रों के साथ ज़्यादा रहते हैं, उनको घर अच्छा नहीं लगता, उनको स्वतंत्रता अच्छी लगने लगती है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको गैंग एज भी कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा किशोरावस्था। एडोलसेंस जो है ये सही विकल्प है, इसको गैंग एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो एक भाषा वैज्ञानिक हैं जिनका बहुत ही नेम फेमस रहा है अपनी इस फील्ड में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही फेमस रहे हैं, नोम चॉम्स्की। यही आपका सही विकल्प भी है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ जन्म लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ जन्म लेते हैं, अर्थात इन्होंने बताया है कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो सभी भाषाओं के लिए एक सार्वभौमिक स्थान होता है और यहीं से सारी भाषाएं जन्म लेती हैं एक तरीके से। तो बच्चा भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, मतलब उनको कहीं से सीखना इतनी जल्दी नहीं पड़ता है, उनके अंदर डिवाइस पहले से होती, बस उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष ज़रूरत वाले बच्चे। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? तो इसमें गोलाकार बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है या यू आकार की व्यवस्था अच्छी होगी, आदर्शवाद होगी? ए और बी दोनों होंगी या पंक्तिवार बैठक व्यवस्था? तो आपके विकल्प सी सही है, मतलब ये दोनों सही हैं, गोलाकार बैठक व्यवस्था भी और यू आकार की बैठक व्यवस्था भी। दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, तो प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये प्रक्षेपण परीक्षण विधि नहीं है। बाकी तीनों, रोसेंग ब्लॉट, ड्रामैन और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये तीनों ये प्रक्षेपण परीक्षण हैं। ये तीनों क्या प्रक्षेपण परीक्षण हैं। तो प्रक्षेपण से मतलब क्या होता है कि जो अचेतन को जानने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, दृष्टिकोण को, संवेगों को, गुणों को, अभिव्यक्तियों आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। वो खुद नहीं करता, वो कहते हैं ना कि दूसरों के बंदूक पे रख, दूसरों के कंधे पे रख के गोली चलाना, तो वैसा ही कुछ हम समझ लेते हैं कि अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से, इनडायरेक्टली
अभिव्यक्त करना, तो ये प्रक्षेपण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रक्षेपण परीक्षण में से पर्सनालिटी फैक्टर 16 पर्सनालिटी फैक्टर नहीं है, बाकी तीनों प्रक्षेपण परीक्षण हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है अभिप्रेरण का परिणाम है। अभिप्रेरण का परिणाम है, तो अभिप्रेरण या अप्रेरणा का परिणाम क्या है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार है, अनिर्देशित व्यवहार है, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार है या समस्या समाधान अभिवृत्ति है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार जो है वो अभिप्रेरणा का परिणाम है, अर्थात जब कोई व्यवहार का कोई ना कोई स्पष्ट या उद्देश्य होता है, लक्ष्य हम निर्धारित कर लेते हैं और प्राणी उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब एक कंटिन्यूसली जुटा रहता है, एक्ट करता है, उसके लिए प्रयास करता है, तो प्रेरणा उसको मिली हुई होती है। प्रेरणा का परिणाम होता है यही। तो प्रेरणा का परिणाम क्या है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। कि जब हमको प्रेरणा मिलती है कहीं से, तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लक्ष्य केंद्रित रिस्पॉन्स हम देते हैं कि हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं, प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है संप्रेषण कौशल में निहित है। संप्रेषण कौशल में बोलना निहित है, सक्रिय रूप से सुनना निहित है, शारीरिक भाषा निहित है या लेखन निहित है। तो संप्रेषण कौशल में क्या निहित है? संप्रेषण मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान जिसको कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, और ये मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है और प्राकृतिक मतलब प्रतीकात्मक माध्यम से ये जो विचार हैं इनके प्रेषण की प्रक्रिया हो सकती है, आदान प्रदान इनका हो सकता है। तो संप्रेषण जो है वो मौखिक है, हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और गैर शाब्दिक भी हो सकता है, मतलब सांकेतिक हो सकता है। तो संप्रेषण कौशल में बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा और लेखन आदि निहित होते हैं। ये चारों भी निहित होते हैं। बोलना भी निहित होता है, सक्रिय रूप से सुनना भी निहित होता है। भाई जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम रिस्पांस कैसे करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति को जो हमारे सामने बैठा हुआ है। कभी कभी हम बोलते नहीं हैं, हम शाब्दिक सहयोग नहीं लेते हैं, अशाब्दिक होते हैं, तो हम शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब संकेतों का प्रयोग करते हैं। और अगर हम ये भी नहीं कर रहे हैं तो हम लेखन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेखन का प्रयोग करते हैं। तो आपका विकल्प, ये चारों विकल्प सही हैं। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 4 ये तीनों सही हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। समावेशित विद्यालयों में, समावेशित विद्यालय कौन से होते हैं? जहाँ पे CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, जो और इसके अलावा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट जो बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई, दोनों की शिक्षा एक साथ संचालित होती है। तो ऐसे विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, भागीदारीपूर्ण होनी चाहिए या ये सभी होनी चाहिए? तो इसमें भी आपका विकल्प क्या सही है? लचीली भी होनी चाहिए, निरंतर भी होनी चाहिए और सहभागितापूर्ण भी होनी चाहिए। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानव वृद्धि एवं विकास कैसे प्रभावित होता है? तो वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, या इनमें से कोई नहीं है, या दोनों हैं? तो किससे प्रभावित होता है दोस्तों? वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है और वातावरण से प्रभावित होता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपकी समझ में भी आ रहे होंगे और प्रश्नों को आप जरूर बड़े आराम से देख रहे होंगे, समझ में ग्रहण कर रहे होंगे इनको, और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में भी मिले, जिससे आप एग्ज़ाम में सफल हों। दोस्तों मैथ्स की तैयारी की जो हमारे बैचेज चल रहे हैं हमारे चैनल से, अमित सर के द्वारा, तो आप एक बार आपसे आग्रह है कि आप उन्हें ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आप सभी जो प्रश्न है या जो मैथ्स है सीटेट की पूछी जाती है वो आपके लिए विफल नहीं होने वाली है। आपका उसके लिए जो किया गया, जो की गई जो मेहनत है, जो प्रयास हैं, वो सफल होने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों।
विकल्प सी सही है। ये जो क्वेश्चन हमारा है आगे मनोवृद्धि एवं विकास का, तो इसमें विकल्प सी सही है। तो अगला प्रश्न है स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो स्मृति जो है एक बहुत ही मनोशारीरिक योग्यता होती है, बहुत ही कठिन योग्यता है, मनोशारीरिक योग्यता है। उसमें 4 प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। कौन सी सन्निहित होती हैं? 4 सन्निहित होती हैं, जिसमें ध्यान देना शामिल है। ठीक, ध्यान देना शामिल है, और क्या शामिल है? कूटांकन भी शामिल है। ध्यान देना शामिल हो गया, कूटांकन शामिल हो गया, भंडारण भी शामिल है, और प्रत्यय स्मरण भी शामिल है, रिकॉलिंग भी शामिल है। तो इसका सही क्रम क्या है? तो यही सही क्रम है। पहले क्या होगा? ध्यान देना होगा, मतलब 3 नंबर। फिर क्या होगा? कूटांकन होगा, कोडिंग जिसको कहते हैं, और फिर भंडारण होगा, और फिर प्रत्यय स्मरण होगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका सही है। ठीक, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है। जो विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या होनी चाहिए? देखो, जो मुख्य जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके शिक्षण तकनीक सहयोगात्मक अधिगम होनी चाहिए, साथी समूह शिक्षण होना चाहिए, ए और बी दोनों होने चाहिए, समस्या समाधान अभिप्रेत होनी चाहिए। तो इनमें से सही क्या है? दोनों सही है आपके। भाई सहयोग तो करना ही होगा, जो बाकी बच्चे हैं एक सहयोगात्मक वातावरण बनाएं। दूसरा है साथी समूह शिक्षण भी होना चाहिए। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, आगे जो प्रश्न है वो है 33 मार्क्स का है, जो नंबर का है 133 का। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि होती है, जिनका IQ क्या होता है? हाई लेवल का होता है। वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? तो वो उसको जल्दी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कठिन कार्य के लिए क्या होता है? कठिन कार्य के लिए उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की भी आवश्यकता होती है। अतः हमें ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, उसकी बुद्धिलब्धि उच्च स्तरीय है, हायर है, उसकी कार्यकुशलता उच्च स्तरीय हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसको उतना अनुभव नहीं होता है। लेवल में तो होगा, उसकी जो एज है, मेंटल एज है, वो बाकी जो उसके ऊपर के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा होगी वो, ठीक है, उनका IQ लेवल ज़्यादा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता, उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता भी उनके अंदर हो, तो ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए वो कार्य को जल्दी छोड़ देते हैं। कठिन कार्य जो होता है उसको वो जल्दी छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या को पक्षों में बांटकर, कितने पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए? जो उस करिकुलम है तो उसको कितने उसमें बांटना चाहिए? कितने पक्षों में बांटना चाहिए? माफ़ कीजिए दोस्तों, कितने पक्षों में बांटना चाहिए उसको? तो दोस्तों, इसका जो विकल्प है संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोगत्यात्मक है। तो ये तीनों आपके सही हैं। ए सभी। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है कि अगर हम पाठ्यचर्या कोई निर्मित की जा रही है, बनाई जा रही है, तो उसको संज्ञानात्मक में बांटना चाहिए, भावात्मक में बांटना चाहिए, और मनोगत्यात्मक में बांटना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? तो संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो होती हैं कि वह अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, होता भी है, और उनका प्रत्यक्षीकरण कर पाए। तो विकल्प ए तो आपका सही है, 1 नंबर। फिर अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित कर पाते हैं, तो 2 नंबर भी सही है आपका। अपने संवेगों नियंत्रित एवं नियमित रख पाते हैं, तो ये भी सही है। अगला है अपने संवेगों को तीव्रता को समझ पाना, अपने संवेगों की
तीव्रता को समझ पाना। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही होगा। ये तीनों जो फैक्ट दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? शिशु जो है वो आत्म केंद्रित होता है तो वो शैशवावस्था में ही आत्म केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मास्लो अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित है? भावनाओं पर आधारित है, इच्छाओं पर आधारित है, आवश्यकताओं पर आधारित है या कार्यों पर आधारित है? किस पे आधारित है? तो अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? आवश्यकताओं पर आधारित है। किस पे? आवश्यकताओं पर आधारित है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किससे संसर्ग पर निर्भर करती है? तो इसके जो विकल्प हैं वो क्या है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। किस पे निर्भर करती है? सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता पर, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? दोस्तों आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। तो ये प्रतिभाशीलता शिक्षा के दृष्टिकोण से इन पर निर्भर करती है। प्रश्न है, किस अहम रक्षा युक्त के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? किस अहम रक्षा युक्त के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? इसके विकल्प प्रक्षेपण, दमन, युक्तिकरण और अस्वीकरण। तो इनमें से सही उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्रक्षेपण के अंतर्गत। अभी ये क्वेश्चन आया था टेस्ट वाला जो था, हमने पीछे अभी डिस्कस किया था उसके बारे में। तो मैंने बताया था कि हाँ, एक टेस्ट मतलब जो प्रक्षेपण टेस्ट होते हैं तो उनमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, जिससे उनके माध्यम से गोली चलती है, दूसरों के माध्यम से चलती है। तो इसमें ऐसे कौन सी रक्षा युक्ति है जिससे वो दूसरों पर थोप देते हैं अपने स्वयं के गुण को? तो प्रक्षेपण है। कौन सी है? प्रक्षेपण है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण के दौरान जो क्लासरूम बिहेवियर है उसको हम अगर देखना चाहते हैं कि बच्चे का क्लासरूम बिहेवियर क्या है तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होगी? अवलोकन। कौन सी होगी? अवलोकन होगी, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो क्लासरूम बिहेवियर है वो कैसा है बच्चे का, ठीक, वो कैसा व्यवहार करता है क्लासरूम में। तो अवलोकन विधि उपयुक्ति है, क्योंकि अवलोकन का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण मतलब परीक्षण होता है या निरीक्षण होता है, देखना होता है। इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्लास में है कैसी बातें कर रहा है। तो ये सब उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए सहायक होंगे, परीक्षा में हेल्पफुल होंगे, और आप सभी ने बहुत ही एंजॉय किया होगा वीडियो को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले आपके अपने मोबाइल पे मिले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, और आप सभी को सीटेट की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।